हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम मेंसुरेशन के बारे में काफ़ी बातें की थी और काफ़ी बातें कर रहे थे और उन सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। हम त्रिभुज के बारे में जाने, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, सब त्रिभुजों के बारे में काफ़ी बातें की और उनको समझा भी। अब उस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और हम एक आयत की तरफ चलते हैं। आयत की अगर हम बात करें, टुडे में अगर हम आयत की बात करेंगे तो आयत क्या होता है। आयत की आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। आयत के आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी। आमने सामने की आयत की भुजाएं बराबर होती है। फिर बात करें आयत की, तो आयत में ईच एंगल इज 90 डिग्री। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और अगर आयत के परिमाप की बात करें, अब इस आयत में अलग अलग बात करेंगे। 2D में मतलब परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करेंगे, हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है। परिमाप बाहर का माप। परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसमें क्या है, 2 बार L है और 2 बार B है। तो लेंथ ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। जो लंबा होगा इसको हम लंबाई बोल देंगे, ठीक है। 2 × L + B। तो ये क्या हुआ, परिमाप। तो ये आयत के परिमाप की अगर बात करें तो 2 बार L है, 2 बार B, इसलिए 2 × L + B होगा। अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर आयत के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। एक बात और, इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक समद्विभाजक होते हैं। ये क्या होते हैं, विकर्ण। एक दूसरे बिंदु पर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये समद्विभाजक होते हैं। ये एक दूसरे बिंदु पर जिस बिंदु पे काटते हैं ये वहाँ से क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। समद्विभाजक का मतलब ये दोनों बराबर भागों में जितनी लेंथ ये लंबाई होगी, जितनी इसकी ये होगी, ये जितनी होगी इतनी ही ये होगी। हम आयत के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके बाद में हम आयत की बातें और करें तो आयत की अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो हमने बात की थी ये ब्रेड्थ एंड ये लेंथ। तो इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी अगर इस क्षेत्रफल की अगर बात करें, ये क्षेत्रफल अगर निकाले तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ था, तो ये एक त्रिभुज नहीं बन रहा, त्रिभुज बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ था, 1/2 आधार क्या है L और इंटू ऊंचाई क्या है B है, व्यर्थ यहाँ चौड़ाई है। तो ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होता तो ये होता है, लेकिन ये दोनों का क्षेत्रफल इसको किस से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के अगर क्षेत्रफल की बात करें, आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे हम तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए यहाँ तक। तो आयत के परिमाप को तो क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या आप यहाँ तक समझ पाए। अगर इसकी डायगोनल की विकर्ण की बात करें, अगर इसके विकर्ण की बात करें तो वो क्या होता है, ये 90 डिग्री बने। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो डायगोनल, जिसे अगर विकर्ण की बात करें, अगर आयत में विकर्ण की बात करें तो क्या होगा, L² + B², L² + B²। तो इसके विकर्ण की बात करें तो √L² + B² हो जाएगा, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप की बात करें तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। क्या आप यहाँ तक इन बातों को समझ पाए जी। हम उस बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब बोलेगा कि आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है। आयत के अंदर, ये हमारा क्या है, आयत है। इस आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो L, ये L हो गई और ये B है, तो ये भी क्या हुआ, B हुआ। अब बोला कि आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है। तो बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़े से बड़े आकार को जो वृत्त बनाएगा वो यही तो बनेगा। बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाने का मतलब आप समझ पाए जी। इसका मतलब यहाँ से तो टच नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो टच होगा। तो बड़े से बड़े आकार का जो वृत्त बनेगा वो क्या होगा, तो इसकी रेडियस की बात करें, इसकी त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होगी उसकी आधी हो जाएगी। तो इसकी क्या होगा, B/2।
क्या आप समझ पाए कि क्योंकि कि अगर ये एक समान, दोनों ये समान भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और इसमें अगर हम बनाएंगे वृत्त बनाएंगे, बड़े से बड़े वृत्त बनाएंगे, तो ये जो लाइन थी जो पास में होगी वही तो टच होगी, तो इसलिए ये वृत्त बनेगा। तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो चौड़ाई की आधी हो जाएगी। अब अगर बोले कि किसी आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई अगर 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम रेडियस अगर त्रिज्या अगर निकालेंगे उस वृत्त की, तो ये टोटल 12 है, तो इसका तो व्यास क्या होगा? तो आयत के अंदर अगर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो उसका व्यास हमेशा क्या होगा? आयत की चौड़ाई होगी। अगर आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास हमेशा आयत की चौड़ाई होगी। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इसकी क्या हो जाएगा? h बाई b बाई 2, b बाई 2 हो गया, तो b बाई 2 मतलब 12/2, तो 12/2 तो मतलब 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या हुई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी? एरिया क्या होगा वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा में 6 × 6, ये इसका क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो आपको बोले ना कि अगर आयत के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त की त्रिज्या हमेशा आयत की चौड़ाई की आधी होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात को बंधुजन आप समझ पाए? जी, हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आयत में बोलता है कि इस आयत के बाहर आयत के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंदर तो बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाएंगे तो वो हमेशा इन दोनों को टच होगा, और अगर बाहर की बात कर रहा है, अगर परिवृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी होती है हमें, तो हमें क्या करना होगा? किसी आयत के अंदर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो ये क्या होता है इसका? ये क्या होता है? ये आयत का क्या होता है? ये आयत की भुजाएं हैं, ये आयत की भुजाएं हैं। तो आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। ये L तो ये भी L, और ये B तो ये भी B, तो ये क्या होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्या होगा? L स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये विकिरण, ये आयत का विकिरण। तो आयत के बाहर, आयत के परिवर्त, आयत के बाहर अगर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। आयत के बाहर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो जो आयत का विकिरण होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, बिंदु होगा, तो ये क्या हुआ? इसकी त्रिज्या हुई। तो आयत के बाहर अगर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो उस वर्ग की त्रिज्या हमेशा आयत के विकिरण की आधी होगी। हमेशा उसकी त्रिज्या आयत के विकिरण की आधी होगी। क्या बंधुजन आप मेरी बात को समझ पाए? जी। तो आयत के बाहर अगर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा आयत के विकिरण की आधी होगी। तो अगर इसका जो विकिरण दे रखा है, अब मैं बोलेगा कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 है, किसी आयत की लंबाई बोलेगा कि कुछ भी बोले बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बोलेगा कि 3 और 4 है। अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 है, लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है, तो बोलेगा कि इसके बाहर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बंधुजन हम क्या करेंगे? हम आयत का पहले विकिरण निकालेंगे। तो जैसे ही हम आयत का विकिरण निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, तो डी का मान जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। तो जो आयत का विकिरण जो सामने निकल के आएगा वो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। अब ये 5 सेंटीमीटर तो क्या है? आयत का विकिरण है। आयत का विकिरण, तो जो आयत का विकिरण होगा, आयत के अंदर बाहर, आयत के बाहर अगर बड़े से बड़े आकार का जो वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का व्यास हमेशा आयत का विकिरण होता है।
क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो ये क्या निकला, ये आयत का तो व्यास निकला, आयत का तो विकिरण निकला, और जबकि वृत्त का व्यास निकला। तो हमें चाहिए रेडियस। तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी होती है, तो 5/2। आप मेरी बात को समझ पाए? तो ये क्या है, इतना 5/2, और ये इसकी क्या बनी, त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल की बात अगर करें तो πr², तो 22/7 बोले तो 22/7 गुणा, तो कितना है 2.5 गुणा 5.2 मतलब 2.5। अब इसको और आगे कर लेंगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक है। आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो बोलेगा कि आयत, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 है, और आयत के बाहर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त का व्यास होगा वो हमेशा आयत का विकिरण होगा। और जो वृत्त का विकिरण, जैसे ही विकिरण निकाल को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी, और वृत्त की त्रिज्या से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्या आप दोस्तों मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? चलो मैं इस बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? अब हम और बातें को और समझेंगे। हम आयत के बारे में काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में हम आयत की काफ़ी बातें करेंगे। अब हम और आगे चलते हैं वर्ग की तरफ। वर्ग के बारे में कुछ और जानेंगे, आखिर वर्ग क्या होता है। वर्ग के बारे में जानेंगे, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, तो ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण आयत वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका नाम ही वर्ग है, इसको मतलब भुजा गुणा भुजा। तो इसमें ये जो साइड है इसको मैंने मान लिया, मानो कि ए, तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। सभी भुजाएं, ऑल साइड आर इक्वल, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी। तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये हमारा वर्ग है, तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान होगी। ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए, ईच साइड आर इक्वल। फिर देखिए, फिर अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप तो मतलब होता है कि चारों तरफ की बाउंड्री, तो चारों तरफ की बाउंड्री मतलब a प्लस ए मतलब 4a, तो परिमाप क्या होगा, 4 गुणा साइड होगा, 4 गुणा भुजा होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया के निकालेंगे भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, इसका मतलब भुजा स्क्वायर, और भुजा हमें क्या माना है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, विकर्णों की बात करें, तो उनके बारे में कुछ और बातें जानेंगे। देखो जी, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जी, ये एक दूसरे बिंदु पर जिस बिंदु पे काटते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये समद्विभाजक भी करते हैं, कोण को भी समद्विभाजक करते हैं। ये 45 डिग्री में बढ़ जाए तो ये 45, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, और एक दूसरे को, ये दोनों समद्विभाजक है, मतलब इसकी जो लंबाई होगी वही इसकी भी लंबाई होगी, जो इसकी जो लंबाई होगी वह इसका भी लंबाई होगी, मतलब इनका रेशियो 1:1 के रूप में विभाजित होगा। ये कोण समद्विभाजक भी है, और पूरी लंबाई है वो भी बराबर 2 भागों में बांटता है। यह 90 डिग्री का कोण भी यहाँ बनता है, लंबवत होती है, ये दोनों भुजाएं आपस में यहाँ लंबवत होती है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी। अगर हम इसके विकिरण की बात करें, अगर हम वर्ग में किसी विकिरण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो उन बातों को अगर समझे तो वो देखिए, क्या अगर विकिरण में, तो इसकी भुजा क्या है ए, इसकी भुजा ए, सभी भुजाएं समान है इसलिए ए, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पाए? जी। तो हम क्या निकालेंगे, तो x का निकालेंगे, तो ये क्या है, बड़ी भुजा, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है,
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ले लेंगे, मतलब लंब और कर्ण, और ये इसका क्या होगा, सॉरी ये एक आधार होगा, ये एक लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो रूट अंदर 2a, रूट अंदर 2a बच जाएगा। ए स्क्वायर तो रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ए स्क्वायर के चक्कर में ए बाहर निकल जाएगा, रूट 2a। तो इसकी विकिरण की अगर बात करें, विकिरण की अगर बात करें तो इसका विकिरण क्या होगा, रूट 2a। क्या आप दोस्तों मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? क्या बंधुजन इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ पाए? जी, हम इन बातों को, इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, समझे वो क्या है। अब बोलेगा कि कुछ भी दे, बिल्कुल नहीं डरना है, समझे, छोटी छोटी बातों को समझे। अब बोलेगा कि कोई विकिरण है, सॉरी कोई वर्ग है, कोई वर्ग अब इस वर्ग के अंतःवर्त, इसके वर्ग के कोई अंदरवर्त बनाया जाता है, इस वर्ग के कोई अंदरवर्त बनाया जाता है, और एक वर्त मैंने बाहर भी बना दिया। तो अंतःवर्त और वर्ग के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्त बनाया जाता है, वर्ग के अंदर बड़े से बड़े आकार का क्या बनाया जाता है, व्रत बनाया जाता है, और बाहर भी बड़े से बड़े आकार का व्रत बनाया जाता है। अब आपको अगर पूछे कि जो अंदर जो इन सर्कल, अगर वर्ग के अंदर जो बना, इसकी मैंने त्रिज्या मान ली, मानो कि r मान ली, इसकी त्रिज्या मैंने r मान ली, और जो बड़ा वाला है उसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल R मान लिया। तो कैपिटल R, तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो क्या होगा, इस वर्ग की जो भुजा होगी वो अंतःवर्त का व्यास भी होगा, इस वर्ग की जो भुजा होगी वो अंतःवर्त का व्यास होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये हमारा वर्ग है, इस वर्ग के अंदर जो हमारा वर्त बनेगा, इस वर्त का जो व्यास होगा, इस वर्त का जो व्यास होगा वो हमारा एक वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। ये हमारी वर्ग की भुजा होगी। अब इस वर्त की अगर त्रिज्या की बात करें तो इस वर्त की अगर त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जी। अगर हम इसमें परिवर्त की बात करें, ये हमारा आयत है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस अगर बार में परिवर्त की त्रिज्या की अगर बात करें तो इसकी त्रिज्या कहाँ से आएगी, यह आएगी। तो वर्ग का जो विकिरण होगा वो वर्त का व्यास होगा। जो इस वर्ग का जो विकिरण होगा, ये जो डायगोनल जो होगा, तो हमें डायगोनल का मान निकाल पाए कि रूट 2a। हमें वर्ग के डायगोनल विकिरण का जो मान निकाला है वो रूट 2a आया, और जो वर्ग का विकिरण होगा वो परिवर्त का व्यास होगा। तो परिवर्त की अगर त्रिज्या की निकालनी पड़ जाए तो परिवर्त की त्रिज्या मैंने अगर कैपिटल R माना है तो कैपिटल R की बात की जाए तो रूट 2a/2 हो जाएगा। क्या बंधुजन आप मेरी इस बात को समझ पाए और इन बातों से परिचित हैं? इसी प्रकार से इसमें अगर देखा जाए, अगर इसमें हम देखेंगे तो इसकी त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, a/2 होगा। और अगर इसकी बात करें तो हम क्या निकाल कर लेके आए कि रूट 2a/2 होगा। आप इन बातों को समझ पाए क्या? जी। हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, समझे। अगर इनके त्रिज्याओं के अनुपात की बात करेगा कि इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी, तो परिवर्त को त्रिज्या कैपिटल R से मैंने रिप्रेजेंट किया है और अंतःवर्त की त्रिज्या को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या है कि रूट 2a/2 है, और इसकी त्रिज्या क्या है, a/2 है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो बड़े वर्त की त्रिज्या और छोटे वर्त की त्रिज्याओं का जो रेशियो का जो अनुपात है वो रूट 2a होगा, रूट 2:1 होगा। और अगर इसके व्यास की बात करें, व्यास की बात करें तो क्या होगा, तो बात
अगर व्यास की बात करें, डायगोनल की, इसके व्यास की बात करें पूरे की, तो वो भी क्या होगा, √2 है, 1 होगा, क्योंकि प्रत्येक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी परिधि की बात करें, सरकमफेस की बात करें, इन सर्कल की, इन वृत्त की और परिवर्त की, तो वो भी क्या होगी, √2 एक अनुपात होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और इधर भी क्या होता है, πr² होगा। क्षेत्रफल में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो त्रिज्या दे रखी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात की अगर बात करेगा तो क्या होगा, 2:1 होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? क्या आप इन बातों से परिचित हो? जी हाँ, तो इन बातों को आप ऐसे समझे, इन सर्कल की और सरकम सर्कल की अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, इन सर्कल की, सरकम सर्कल की और इन सर्कल की अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 होगा, और त्रिज्याओं का अनुपात परिवृत्त और अंतःवृत्त की अनुपात √2:1 होगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? जी, हम इन बातों को और आगे बढ़ाएंगे, वो देखिए धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। आप क्या इन बात यहाँ तक समझ पाए? जी, प्लीज टेक योर टाइम, आप देख सकते हो 1 मिनट। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या आप यहाँ तक समझ पाए? जी, हम बात और आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, हम बात कर रहे थे, उन सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। हम वर्ग के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ए। हम इसके विकर्ण की भी बात कर चुके हैं, वो हमारा सामने निकल के आया √2a। यहाँ तक हम अच्छी तरह भली भांति समझ पाए। अब बोलेगा कि वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर, किसी वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर और एक और वर्ग बनाया जाता है। किसी वर्ग के, एक वर्ग, जो वर्ग मैंने सामने रखा है, एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर मैं लिख देता हूं कि एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर, विकर्ण को भुजा मानकर एक और विकर्ण बनाया जाता है, एक और वर्ग बनाया जाता है, एक और वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग और बनाया जाता है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात पूछ लेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा। मतलब एक तो पहले वाला है, एक तो जो बन रखा है ये, और एक जो नया और हमारा वर्ग बनेगा, उस वर्ग को, दोनों को क्षेत्रफलों के अनुपात पूछेगा, भुजाओं का अनुपात पूछेगा, आप विकर्ण का अनुपात पूछ लेगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो इसके विकर्ण को भुजा मानकर, एक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर, तो मैंने एक भुजा मान ली और भुजा से इसको ऐसे बढ़ा दिया। क्या आप इन बातों को समझ पाए? जी, तो वर्ग के विकर्ण को मैंने भुजा मानकर एक और वर्ग बनाया जाता है। तो इस वर्ग की प्रत्येक भुजा बोल ले तो भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें एक तो हमें पता चल गया कि क्या होगा, जो इस वर्ग की विकर्ण होगा, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो नया जो वर्ग बनेगा इसकी भुजा होगी। तो इसकी क्या होगी सभी की, तो √2a होगी, √2a होगा और √2a होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जी, अब बात करेंगे। अब इनकी पहले जो होगा उसकी साइड और नए वाले की साइड बताओ। तो पहले वाले की भुजा की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले की भुजा S1 जो ओल्ड था, या मैंने कर दिया ओल्ड पहले वाला, और नया S न्यू। ठीक है, पहले वाले और नए वाले वर्ग की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, साइड का अनुपात क्या होगा, तो बताओ जी। तो पहले वाले की भुजा क्या a, और नया जो बना है इसकी भुजा क्या बनेगी, √2a। तो √2a, a से a कैंसिल हो गया, तो पहले वाले की और नया की जो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1:√2 होगा। अगर इसके विकर्ण, इसके व्यास की बात करें या विकर्ण डायगोनल की बात करें,
व्यास तो नहीं मतलब डायगोनल की अगर यहाँ बात करेगा, विकिरण पूछेगा तो विकिरण का अनुपात बताएगा, तो विकिरण क्या होगा, विकिरण क्या होगा, तो विकिरण भी वही होगा, विकिरण का अनुपात जो इसका अनुपात होगा वही विकिरण का अनुपात होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी। अगर इसके परिमाप की पूछे, अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, इसकी भुजाओं का अनुपात होगा, जो भुजा गुणा 4 होता है तो 4 से 4 तो कट जाएगा। तो इसके अगर भुजा की बात करेगा, परिमाप पूछेगा कि परिमाप का अनुपात भी बताइए, तो 4 गुणा भुजा, भुजाओं का अनुपात की भुजा क्या, पहले वाले की ए और दूसरे की भुजा क्या, 4 गुणा में √2a, तो a से a कैंसिल हो गए और 4 से 4 चल, तो इसके परिमाप का अनुपात भी होगा 1:√2 होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर होगा, तो एरिया, एरिया की बात करें ओल्ड और न्यू, एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होगा, एरिया में इसके भुजा स्क्वायर होगा, तो भुजा इसकी a स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा √2a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 1:2 इसमें बचेगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई। तो बोलेगा कि किसी वर्ग के विकिरण को भुजा मान के एक और वर्ग बनाया जाता है, तो पहले और दूसरे वर्ग की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1:√2 होगा। परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो वो भी 1:√2 होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1:2 होगा, 1:2 होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। अब हम सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और देखिए और आगे इसमें क्या कहना चाहता है, यहां तक आप लोग समझ पाए जी। अब बोलता है इसके बारे में कुछ और बोलेगा कि इसकी भुजा, एक वर्ग के विकिरण को भुजा मानकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का और समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजाओं का अनुपात पूछ लेगा, परिमाप का अनुपात पूछ लेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा। तो देखो जी, वर्ग के एक विकिरण को, एक वर्ग के विकिरण को भुजा मानकर, तो मैंने वर्ग की विकिरण को भुजा मान ली, भुजा मैंने एक वर्ग के विकिरण को जैसे ही मैंने भुजा माना तो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज मेरा सामने बनकर तैयार हुआ। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये √2 है, √2 अगर a है तो ये भी क्या होगी, √2a होगी। अब इसके साइड की बात करेंगे, भुजाओं की बात करेंगे, तो ये तो पहले वाला क्या है, वर्ग है, तो मैंने ये वर्ग बना दिया, और ये क्या है, त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज बना दिया। इनकी भुजाओं के अनुपात की अगर बात करें तो उसकी भुजा अगर a है, उसकी भुजा a है और इसकी भुजा क्या है जी, √2 है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1:√2 आएगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करें, तो परिमाप की अगर आप बात करोगे, पेरीमीटर अगर बात करोगे तो P ये तो है वर्ग आपका, और ये जो परिमाप का ये है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप की बात करोगे तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, 4, और इसकी भुजा a है वर्ग की, तो 4 गुणा a कर दिया। और इसके अगर परिमाप की बात करोगे तो 3 गुणा भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होने की वजह से उसकी परिमाप की बात करते हैं तो तीनों भुजाओं को 3 से गुणा कर देते हैं, तो पूरी बाउंड्री आ जाती है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा जो है वो √2a है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। ये लो काटो, तो यहाँ बच्चा 4:3√2। अगर आप इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन आया था ऐसा। तो 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख दिया, और यहाँ लिखा 3 गुणा में √2। आप मेरी बात को समझ पाए। √2 से √2 कैंसिल, तो 2√2:3 इसका आंसर होगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी। अगर वर्ग के एक
विकिरण को अगर भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अगर क्वेश्चन करें तो उसके बारे में हम बताएंगे कि एरिया वर्ग का अनुपात और एरिया ही समबाहु त्रिभुज का। तो एरिया, इसकी जो एरिया की बात करते हैं, अगर वर्ग के एरिया की बात करते हैं तो होता है साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इसका एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। जबकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो बोलता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर बोलता है। तो हमारी जो यहाँ भुजा है वो भुजा रख देंगे, लेकिन यहाँ एक बार यही बात कर रहे हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब आगे सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। तो वर्ग की भुजा क्या है, तो हम कर देंगे a² कर देंगे। और इसकी जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसकी भुजा क्या √2a है, तो √3/4 गुणा √2a। तो √2a ने ऐसे मतलब √2a में से रख देते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ √2a का स्क्वायर है। तो इसको और अगर बढ़ाएं तो a² अनुपात √3/4 गुणा 2 गुणा में a² हो गया। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? तो a² कैंसिल हो गया, ये से यहाँ कैंसिल हो गया। तो देखें तो 2 अनुपात √3, ये भी एग्जाम में देखा गया था एक बार किसी एग्जाम में, और आगामी एग्जामों में देखा भी जाएगा। तो देखो जी, अगर किसी वर्ग के विकिरण को भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो वर्ग की भुजा a है, जबकि वर्ग के विकिरण जो होता है वो √2a है। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसका प्रत्येक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। और हम आगे चलते हैं, वो देखिए। तो इसकी अगर बात करें तो वो देखिए कि ये क्या है, a है, तो ये क्या होगी, इसकी भुजा √2a होगी और इसकी भुजा a है, तो साइड भुजा वर्ग की a और भुजा त्रिभुज की √2a, और इसको काटोगे तो 1 अनुपात √2 के अनुपात में बटेगा। फिर इसके परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, जबकि त्रिभुज का होता है 3 गुना भुजा होता है। तो यहाँ भी से भी निकालेंगे 2 गुणा √2 अनुपात 3। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल a² भुजा स्क्वायर होता है, जबकि समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो हम रखेंगे a² और √2a², इसको निकाल कर लेंगे तो 2 अनुपात √3। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, हम इनको और आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ तक देखिए, क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? जी, क्यों नहीं। अब और बोलेगा, हम वर्ग के बारे में बातें कर रहे हैं। वर्ग के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बारंबार एग्जामों में दिखाई देते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? जी, अब हम सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वो देखिए, क्या अंतःवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है, तो पूछेगा कि वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। मैं आपके सामने पेश करता हूं, वो देखिए कैसे। यह है हमारा अंतःवृत्त। तो यहां लिखता हूं कि अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है जी, वर्ग बनाया जाता है। अब इसमें आगे बात करेंगे। अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तो मैं आपके सामने एक वर्ग पेश करता हूं, इसमें वो देखिए। तो बड़े से बड़े आकार को जो बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा,
क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। इसकी भुजा मानूंगा मैं a, मान लिया इसकी भुजा a है, तो प्रत्येक भुजा a होगी। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी। तो हम इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे वो देखिए। तो ये क्या है जी, देखो बड़े से बड़े आकार का बनेगा, तो जो भुजा जो होगी वो एकदम बीचों बीच में आएगी अर्धवृत्त के अंदर। तो ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या। ये क्या बनेगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या बन पाएगी। जो लेंथ, ये जो लंबाई है यही वह लंबाई है, तो ये क्या है, त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो बताओ जी, ये है जो, ये कितना होगा, अगर ये इसकी त्रिज्या है तो ये एकदम बीचों बीच में आएगा, तो ये क्या होगा, a/2 होगा। ये हमेशा a/2 होगा, ये हमेशा 2 भागों में बटेगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ये इसका सेंटर होगा, ये अर्धवृत्त का सेंटर होगा, केंद्र होगा, ये बीचों बीच आएगा, और ये जो इसमें वृत्त बनेगा वो एकदम बीचों बीच में आएगा। आप यहां तक समझ पाए जी। तो ये जो होगा, ये क्या लिखूंगा मैं, अगर r², ये इसकी त्रिज्या है, ये और ये इसकी त्रिज्या है, तो इसका मान क्या, इसके मान की अगर बात करें तो ये क्या होगा, r², तो a²। इसमें संबंध पूछेगा कि इसकी भुजा और इसकी त्रिज्याओं के बीच में क्या संबंध होगा, तो वो हम निकाल रहे हैं। तो a² होगा प्लस इसका मान क्या होगा, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, तो ये हमारा क्या बन के आया, कर्ण बन के आया, ये इसका मान लो लंब बन के आया, तो ये इसका आधार आया, तो ये क्या होगा, a² बटा में 4 लिख दिया, a² बटा में 4 लिख दिया। इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, तो ये देखो कि जी r², a² इधर चला गया तो 4a², तो 4a² प्लस a² और बटा में 4 हो गए, ठीक है। हम इन सिलसिले को और आगे बढ़ाएं तो वो देखें किससे, कि 4 4a² और a² 5a² बटा में 4, ये किसका मान आया, r² का मान आया। और अगर r की बात करें तो √5 a बाहर निकल गया, इस पे रूट लगेगा, इस पे रूट लगाने की बात की जाए तो 5 अंदर रह गया और इधर बच गया 2। अब चाहिए हमें त्रिज्या और इसकी भुजाओं का अनुपात। तो हमारे सामने जो निकल के आया वो ये निकल के आया दोस्तों कि r इक्वल टू √5a/2, ये हमारे सामने निकल के आया। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r और a का अनुपात चाहिए। हम r और a का अनुपात चाहिए तो 5:2 होगा। अगर इसको ऐसे लिखना चाहोगे आप तो इसको ऐसे लिखोगे कि √5:2। क्या मैं ये निकालना चाहता, ये आपके सामने निकाल के लेकर अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनाया जाता है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या और उस वर्ग की भुजा की का अनुपात जो होगा वो √5:2 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी। तो ये ध्यान रहे, अगर अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग की भुजा और उस वर्ग की अर्धवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2√5 होगा। ये इसको ध्यान रहे। आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। अगर एक क्वेश्चन बनाए ऐसा आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मान लो मैं यहाँ एक क्वेश्चन बना लिखता हूं, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, आप बनाइएगा एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसमें बड़े से बड़े आकार का वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जी। वर्ग का क्षेत्रफल बताइए।
एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो हम निकाल कर लाए हैं कि आर, ये हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए, बस बनने का कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको हम कैसे बना पाए हैं। तो इसका होता है कि इसका अनुपात होता है कि √5:2। तो इसने दी है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ √5 का मान दिया है कि √5 का मान जो हमारे सामने दिया है वो क्या है जी, √5 का मान दिया है 20। √5 का मान 20 दिया है, हमें चाहिए क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो हमें चाहिए वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या है, a है, तो वर्ग की भुजा का अनुपात a है, तो a का मान क्या है 2। तो √5 बराबर 20 है, तो 2 बराबर क्या होगा 20/√5 चला गया अंदर, गुणा में 2, ये मान इसके नीचे आएगा, ये इसके इधर आएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, वो देखिए कैसे, 4 गुणा, इसको क्या लिखेंगे 4 गुणा 5, तो 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, गुणा 5 गुणा में 5 लिख दिया, और इधर जो गुणा में 2, थोड़ा सा मैं इधर करता हूं, वो देखिए इसमें आया कि आर ए और इनका अनुपात जो हमने निकाल पाए हैं वो ये निकल पाए। उसके बाद देखो जी, उसके बाद बोला ये कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो आर का मान जो हमारे सामने वो क्या है 5 है, तो 5 का मान कितना है 20 है। यहाँ से हम 2 का मान निकाल पाएंगे, तो 20/√5 गुणा में 2। अब इसको और सोल्व करोगे तो वो कैसे करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, और इसको क्या लिख सकते हो 2/√5। सॉरी 5 को क्या लिख सकते हो √5 गुणा में √5, और गुणा में 4, और गुणा में 2, और नीचे क्या लिख सकते हो √5 लिख पाए। तो ये क्या हो 4 दूनी 8 √5, 8√5, यह क्या निकल के आई हमारे सामने, वर्ग की एक भुजा निकल के आई 8√5, ये इस वर्ग की भुजा निकल के आई। और पूछा क्या इसने, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास जो निकल के आई वो आई कि 8√5 सेंटीमीटर। 8√5 सेंटीमीटर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर, तो 8√5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 8×20 = 64 बोले, तो ये कितना हुआ जी 5 हुआ, ये 5, और इसको मल्टीप्लाई के तो कितना आएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हमारे सामने निकल आएगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। अब मैं सिलसिले को और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये जो इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा अर्धवृत्त की त्रिज्या और इसके अंदर बड़े से बड़े आकार को जो वर्ग बनाया जाता है उसकी भुजाओं का अनुपात हमेशा √5:2 होता है। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई। अब इन सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे, वो देखें क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या आप यहाँ तक समझ पाए, आप यहाँ तक समझ पाए, मैं इसको मिटा सकता हूँ जी। अब इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, वो देखिए हमने वर्ग के बारे में काफ़ी बातें की और वर्ग के काफ़ी क्वेश्चंस बनाएंगे और आगे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब और चलता रहेगा। हम वर्ग के बारे में जाने, आयत के बारे में जाने, हम थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं, हम बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज की ओर। समांतर चतुर्भुज, आखिर समांतर चतुर्भुज का क्या मामला है। समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं जी। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम बात करेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में देखिए, समझे। समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे जी। देखो साहब, ये इसकी लंबाई है। समांतर चतुर्भुज बोले तो कोई दिन आयत था, समांतर चतुर्भुज कोई दिन आयत था और आज ये समांतर चतुर्भुज बनकर रह गया। समांतर चतुर्भुज कोई दिन आयत था और आज किसी आंधी आने के कारण से, कुछ आने के कारण थोड़ा सा पड़ गया और क्या हुआ, थोड़ा सा लचक गया और थोड़ा ऐसे हो गया। यह पहले ऐसे था, मानो कि पहले ये ऐसा था, आयत था, ये एक ये आयत था
और आयत से क्या बन पाया आज, एक समांतर चतुर्भुज बन पाया है। तो ये थोड़ा सा इसी का रूप है, समान आयत का ही रूप मानेंगे कि एक आयत का रूप है। अब इसकी सिलसिले आगे बढ़ाएंगे, इनकी बातें करेंगे। तो इसके अगर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का तो भाई किसी चीज़ पे कोई चीज़ पढ़ने से अगर वो थोड़ा सा भी इसका आकार चेंज हो जाता है जबकि इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसकी परिमाप की समांतर चतुर्भुज का परिमाप नहीं पूछते। लेकिन आप लिख सकते हो कि 2 कोष्टक L प्लस बी, जो आयत का परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा। अब इनकी और बातें करेंगे, वो देखिए क्या क्या वो कैटेगरीज क्या है वो देखिए। देखो जी, मान लो ये कोण जो है ये x है, ये कोण जो है ये y है, ये कोण a मान लूंगा और ये कोण मान लिया कि मैंने b मान लिया। तो देखो जी, इसमें क्या है कि कोण a बराबर होता है कोण b के। ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। और कोण x इक्वल टू कोण y होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। हम और आगे बढ़ते हैं, वो देखिए। देखो जी, कोण A प्लस कोण x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और कोण x प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग भी, इन दोनों कोणों का जितना ये कम है वो जितना अधिक है, ये 90 से जितना कम है ये 90 से उतना ही अधिक होगा। आगे चलते हैं, इन कोणों का योग कोण B प्लस कोण Y बराबर भी 180 डिग्री होगा। आयत में ये 90 डिग्री के थे जबकि ये थोड़ा सा ऐसे होने से 90 से कम हो गए, 90 से अधिक हो गए। लेकिन इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों की अगर बात की जाए तो कोण A प्लस कोण Y इक्वल टू भी क्या होगा 180 डिग्री। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? इन बातों को आप भली भांति से समझ पाए। अब इनकी बात करें तो ये देखो जी, ये हमेशा एक दूसरे बिंदु पर जिस बिंदु से काटते तो ये बराबर समद्विभाजक भाजक होते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, याद रहे यहाँ 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस चीज से आप परिचित रहे। ये समद्विभाजक होगा, बराबर 2 भागों में ये भुजाएं होंगी, ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। जबकि ये भी नहीं कह सकते आयत में दोनों जो विकर्ण थे वो बराबर थे, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ये इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, इधर का जो क्षेत्रफल होगा वो इधर वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा, इधर का जो क्षेत्रफल होगा ये इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये जो क्षेत्रफल होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा इस बाउंड्री के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और जब अगर इसकी बात करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? हम और आगे इन सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। समांतर चतुर्भुज कभी आयत के समान था, जबकि आयत से ये एक हमारे सामने समांतर चतुर्भुज का बेस लेकर सामने पधार चुके हैं, तो हम इसको समझ चुके हैं। इसकी जो परिमाप की बात तो उस परिमाप वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा। इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होगा। जो ई कोण का योग भी 180, इस कोण और इस कोण का योग भी 180 होगा। और जबकि इस कोण और इस कोण का योग भी 180 होगा। और इस कोण जो जितना डिग्री का ये कोण होगा ये कोण भी इतने ही डिग्री का होगा। ये दोनों कोण भी समान होंगे। और जो भुजा होगी ये 2 बराबर भागों में, इसकी लंबाई जितनी होगी इसकी लंबाई भी इतनी ही होगी। जैसे ही ये विकिरण खींचेंगे, जैसे ये रेखा खींचेंगे तो इधर की जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या आप मेरी बातों को बंधुजन आप समझ पाए? हाँ, चलो हम इन बातों को थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में कुछ समझेंगे। इसका अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये जी हमारा समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बातें करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकाले तो वो देखें कैसे ये समांतर चतुर्भुज हम बना पाए हैं।
ये समांतर चतुर्भुज है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारी जो लंबाई मानी थी, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ठीक है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। चलो ठीक है। अब देखो इसमें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें अगर काफी बार ये हाइट देता है, ये हाइट है इसकी, तो बड़ी भुजा पर बड़ी भुजा पर कोई लंब या कोई लंबवत लाइन होती है, मान लो इसको मैंने एच मान लिया। एच जो हमारी होगी वो हमेशा यहाँ 90 डिग्री होगी। एच जो है वो लंबवत ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई बोलेंगे जी इसे, लंबवत ऊंचाई होनी ही चाहिए। एच हमारी यहाँ क्या है, लंबवत ऊंचाई है। जब एरिया की अगर बात करें, एरिया के बारे में कुछ समझे जाने एरिया, तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो एरिया हम क्या होगा, जो इसकी लंबाई होगी, इसको मतलब आधार बेस मान लिया, मान लिया ये आधार मान लिया, ये आधार, तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया की बातें हम करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ये होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। जबकि ऊंचाई कौन सी है, एच जो है वो हमारी परपेंडिकुलर ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है। तो ये बोलेगा कि बड़ी भुजाओं के मध्य की लंबाई, लंबवत दूरी कुछ बोलेगा। फिर इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाई? क्या आप इन बातों को समझ लिया जी? तो आधार, तो इसकी बोल सकते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, जो ऊंचाई होगी हमेशा लंबवत होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? चलो मैं थोड़ा इसको आपको और डिटेल से बताने का पूरा प्रयास करता हूं। वो देखिए कैसे। मानो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो है, ठीक है, इसमें ये ऊंचाई है h, ये परपेंडिकुलर ऊंचाई है, तो ये हमारा एक त्रिभुज बना दिया इधर, ये हमारा एक त्रिभुज बना दिया, ये बेस बना दिया। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर परपेंडिकुलर लंबवत ऊंचाई दे रखी है तो हम कैसे निकलते हैं, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। जबकि ये तो 1 है और ऐसा ही इधर भी तो बराबर रह गया ना, मैंने कहा कि क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से 2 कट जाता, तो ये क्या बचा, बेस इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए? हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं की लंबाई 20 और 30 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा की लंबाई मान लो कि कुछ भी दे, 20 और 30 है, मान लो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोलेगा कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, अगर बड़ी भुजाओं, मान लो पहले बोलेगा कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी है जो मान लो 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बोलेगा जी। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई 20 और 30 सेंटीमीटर है, लंबाई 30 बोल दिया तो यह 20 हुआ, नो प्रॉब्लम। फिर बोला बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बड़ी भुजा कौन सी है, यह है, और बड़ी भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो भी इसने कुछ दी है, वो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताई, तो छोटी भुजा यहाँ कौन सी होगी, ये छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो आप बताइए, ये बताने का कष्ट करिए। ये H नंबर 2 बोल दिया मैंने। तो लंबवत दूरी, इसका मतलब ये भी कोण क्या डिग्री का होगा,
90 डिग्री का होगा, लंबवत होगा। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, तो हमें स्पष्ट कर चुके कि ये इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये लेंथ है तो ये भी कितना है 30 है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो 30 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई 12 दे रखी है, ये टोटल क्षेत्रफल। और इधर से भी तो ले सकते हैं इसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई क्या है h2 है, क्योंकि ये भी तो लंबवत ऊंचाई है, तो इसको आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, तो शून्य से शून्य काटा, ये 2 से काटा, कितना 6 18, तो ये क्या होगा 18 सेंटीमीटर होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? क्या आप यहाँ तक समझ पाए? हाँ। अब इन समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, इससे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल से, अगर लंबवत ऊंचाई दे रखी है तो इसके अलावा भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का और क्या तरीका हो सकता है वो देखिए। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ये बोलेगा कि मान लो 7 सेंटीमीटर है, ये बोलेगा 5 सेंटीमीटर है, ये बोलेगा 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई 5 और 6, जबकि एक विकिरण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो क्या ये एक विषमबाहु त्रिभुज नहीं बना? क्या एक ये विषमबाहु त्रिभुज नहीं बना? और विषमबाहु त्रिभुज तो बना ही, जबकि ये जो भुजा खींची है, ये जो लाइन खींची है, ये हमेशा 2 भागों में विभाजित करेगा। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालकर विषमबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के सामने आएगा। चलो हम करते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा 7 + 5 + 6 बटा में 2, 7 और 5 12 6 18 बटा 2 बोल ले, तो s कितना आयु 9 आया। अब हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर वो निकालते हैं तो वो कैसे निकालोगे, हम पीछे बात कर चुके। s क्या है, s माइनस a, मान लिया कि ये a है, ये b है, ये c है। विषमबाहु त्रिभुज को 2 से गुणा कर दे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के सामने आएगा। तो देखो जी, s माइनस a बोले तो 2, s माइनस b बोले तो 4, मतलब 9 - 5 बराबर 4, और s माइनस 6, 9 - 6 बराबर 3। क्या आप यहाँ तक समझ पाए जी? यहाँ से बाहर निकल के लाओ ना, यहाँ से क्या आएगा 3, 9 काटा, यहाँ से क्या आ रहा है 2, और ये क्या बचा अंदर 3 दूनी 6, तो 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल आया है, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये बातें हमने की है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर इसको 2 से गुणा कर देते हैं √2a सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, तो 12√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी? हम इन बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, समझे? क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या आप यहाँ तक समझ पाए? ठीक है साहब, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। ये इसके विकिरण है, ये इसके डायगोनल है, ये लेंथ L है, ये B है, ये L है, ये B है। अब मैंने मान लिया कि ये विकिरण 1 है, ये विकिरण 2 है। तो देखो जी, इसमें अगर ये टोटल विकिरण मान लिया मैंने D2, ये टोटल विकिरण D2, और ये मान लिया D1, तो मैंने बोला कि समद्विभाजक भाजक करता है, तो ये इतनी दूरी क्या होगी D2 बटा में 2 होगी, और ये भी क्या होगी D2 बटा में
2 होगी। ये D1 है तो ये क्या होगी D1 बटा में 2, और ये क्या होगी D1 बटा में 2। क्या आप मेरी बात को समझ पाए जी। अब इसमें कुछ बातें पूछेगा, कुछ बातें करेगा, वो जानेंगे। तो देखो सिंपल सी सीधी सी बात है, हम जियोमेट्री में काफ़ी बातें करेंगे, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट लाइन लिखेंगे, इसको आप याद रखिए। डायरेक्ट इसको लिखेंगे, जियोमेट्री में इनके बारे में काफ़ी बातें करेंगे, जियोमेट्री में समझेंगे कि क्या होता है क्या ना होता है। जो चीज़ जहाँ समझनी होती है वहाँ समझते तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है ना। तो हम एक लाइन लिखते हैं, उसको आप याद रखें। समांतर चतुर्भुज में अगर 2 L स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर हमेशा, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर हमेशा D1 का विकर्ण 1 का स्क्वायर और विकर्ण 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। आप इस बात को याद रखें। देखो जी, इसको परिमाप को स्क्वायर मतलब 2 बार है को मतलब L एक बार, L 2 बार, B एक बार, B 2 बार, एक बार है तो इसको ऐड कर लिया तो 2 कोष्टक L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यो क्या क्या इक्के स्क्वायर का सम, ई विकिरण के स्क्वायर का सम और ई विकिरण को स्क्वायर आ दोनों का योग के बराबर होगा। ये बात एक बार याद रखिए। जियोमेट्री में इनके बारे में काफ़ी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में काफ़ी बातें करेंगे। अब इसमें आपको बोल देगा कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा की लंबाई, कुछ भी देगा, बिल्कुल नहीं, मतलब मैं लिख देता हूं एक समांतर चतुर्भुज के, यहां लिखता हूं एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई मान लो 12 और 16 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लो बोल देगा कि इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है। तो बताओ दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी, दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। बस आप डायरेक्ट ये याद रखिए, इनके बारे में हम काफ़ी बातें जियोमेट्री में ज्यामिति पढ़ेंगे और ज्यामिति में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे ये कैसा क्यों होता है, उनके बारे में, ज्यामिति के बारे में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है वो समझेंगे, तब हमें अच्छी भली बातें से समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही काम होता है क्षेत्रफल में। तो आप याद रखिए समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई, आसन भुजाओं की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर, इसके एक विकिरण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि दूसरे विकिरण की एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर, दूसरे विकिरण, तो सारा दे रखा है इसमें, वो देखे कैसे। तो 2 इंटू L स्क्वायर 16 256 प्लस B स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बंद इक्वल टू D1 का स्क्वायर, एक विकिरण मान लो कोई भी, ठीक है, हमें दे रखा है 14 तो 196, D स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 196 और ये D2। क्या आप मेरी बात को यहां तक रख दिया, क्या प्रॉब्लम है। तो 256 प्लस 144 400 और 400 दूनी डायरेक्ट 800 कर दिया, और इधर 196 माइनस ये क्या हुआ D2 का स्क्वायर, तो 800 में से 604 और ये क्या हुआ D2 का स्क्वायर हुआ। हमें इसका डायगोनल चाहिए तो 604 इक्वल टू D2 का स्क्वायर, इधर भेज दो ना, 604 रूट D2। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए जी। तो आप एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर और एक विकिरण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि दूसरे विकिरण की लंबाई क्या होगी। तो 2 कोष्टक L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, दोनों विकिरण, तो इसमें एक विकिरण देगा। इसमें कई बार आसन भुजा की लंबाई पूछ ले,
इन चारों में कोई भी पूछ सकता है, क्या आप डरोगे? नहीं। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।